नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपने अपने विश्वविद्यालय या कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा या लेने वाले होंगे, और ऐसे में जो है एडमिशन के बाद आप सभी को यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ए टू जेड वो सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आप एक नए छात्र के रूप में जानना चाहते होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, यानी कि वो कौन कौन से छात्र होंगे जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, जो आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरना है, साथ ही साथ आपकी स्कॉलरशिप का जो अमाउंट होता है, यानी कि जो फीस होता है वो कितना मिलता है, स्कॉलरशिप आपकी कब आती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितने स्टेप्स में आपकी प्रक्रिया पूर्ण होती है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। कितना परसेंटेज होना चाहिए, कितना आपका जो है अटेंडेंस होना चाहिए, वो सारी बातें बताने वाला हूं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, ये उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप लोग दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अलग अलग स्तरों पे छात्रों को स्कॉलरशिप देती है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं आफ्टर 12th यानी कि 12वीं के बाद अगर आप किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई मतलब एडमिशन लिए हो या किसी पोस्ट ग्रेजुएट जो है कोर्स में, बिकॉज यहाँ पे 9th 10th और 11th 12th के बच्चे भी अप्लाई करते हैं, लेकिन उस पर हम जो है डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि जो मैं बताने वाला हूँ प्रक्रिया तो सेम रहेगी, लेकिन मैं बेसिकली बात ये करने वाला हूँ कि अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम एलएलबी बीएलएलबी बीबीए बीसीए यानी कि यूजी पीजी में अगर आपने एडमिशन ले लिया या लेने वाले हो, तो आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं भाई कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपका जो है नवंबर में है। हालांकि एक चीज और स्पष्ट कर दें हम कि ये डेट जो है आपका बढ़ता रहता है, ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटीज कॉलेज के एडमिशन क्लोज कब हो रहे हैं। हालांकि इस बार थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि जल्दी जल्दी कॉलेज विश्वविद्यालय अपने अपने एडमिशन को कंप्लीट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो है ये नवंबर या दिसंबर तक जो है रहेगा, दिसंबर तक तो रहेगा। और अपने ही अकॉर्डिंग आप एज सुन एज पॉसिबल इसके लिए आवेदन कर सकते हो। हालांकि पहले आप एलिजिबिलिटी को देख लो, और हाँ ध्यान रखिएगा एडमिशन के बाद ही आप इस फॉर्म को भर पाते हैं, उससे पहले ना तो आप भर पाते हैं ना तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट होता है। आइए अब हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एलिजिबिलिटी की, बहुत जरूरी है। पता चला कि आप एलिजिबल ही नहीं है, आपने फॉर्म भर दिया बिना मतलब का, परेशान भी हुए और आपको स्कॉलरशिप मिलनी नहीं है, तो ऐसे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना जरूरी है। आइए सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं एलिजिबिलिटी के अंतर्गत, तो देखिए भाई एलिजिबिलिटी के अंतर्गत मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जो छात्र उत्तर प्रदेश के यानी कि जिनके आधार कार्ड पे जो है एड्रेस जो है यूपी का है, केवल वही छात्र इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जो है एलिजिबल है। इट्स मीन कि अगर आप अदर स्टेट से हैं और अगर आप यूपी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। आई थिंक कि मेरी बात आप समझ गए होंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरी बात कि देखिए आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि आपकी इनकम, एनुअल इनकम, जो हमारे जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अभ्यर्थी होंगे उनका 2 लाख रुपए के आसपास एनम होता है। एनम का मतलब क्या होता है? एनुअल, यानी कि आपकी सालाना जो आपकी वार्षिक आय है, यानी कि एक साल में अगर आप 2 लाख रुपए तक अगर आपका इनकम है मिनिमम जो है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब उससे अधिक आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं देखता हूं कि इनकम तो लोग यहाँ पे 50,000 रुपए की फी दिखा देते हैं, और आप सब जानते ही हैं कि आसान है बनवाना। ठीक है, हाँ एससी एसटी के बच्चों के 2.5 लाख रुपए तक का इनकम का छूट है। इसका क्या मतलब है कि आपकी, देखिए आपकी इनकम नहीं भाई, अभी आप क्या इनकम हो, आप अभी आप तो पढ़ाई कर रहे हो, आपके घर की यानी कि आपके फादर की जो इनकम है वो इतने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं भाई कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए लोग इससे कम का इनकम बनवा लेते हैं, और आप भी बनवा सकते हो। ठीक है, चलो ये देखो, क्योंकि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो मुझे आपको बतानी जरूरी है, अदरवाइज तो लोग कम बनवा करके भी अप्लाई करते हैं। ये बात आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए। अगली चीज, अब आपका जो है लास्ट एग्जाम क्वालिफाइंग, यानी कि मान लीजिए कि आप किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, अर्थात यूजी में, मान लो बीए में अप्लाई कर रहे हो या बीएससी में अप्लाई कर रहे हो या बीकॉम में अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कोर्स में अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में। ठीक है, तो आपका जो लास्ट क्वालिफाइंग है, यानी कि जो मान लीजिए आप यूजी में अप्लाई करो बीए में, तो आपका 12th में परसेंटेज, और अगर आप पीजी में अप्लाई करें तो यूजी में परसेंटेज, ऐसा कहा जाता है कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बच्चों का 60% होना चाहिए मिनिमम, और एससी एसटी के बच्चों का 55% होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं
किसी किसी प्रोफेशनल कोर्स में यह वेरी कर जाता है और कहीं कहीं 50% पे भी जनरल और ओबीसी और एस सी एस टी ईडब्ल्यूएस के बच्चों का स्कॉलरशिप आती है और एस सी एस टी के बच्चों का 50% 45% पे भी आता है। लेकिन जस्ट ये एक एलिजिबिलिटी बताया गया है। अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं तो मेन मैटर करता है आपका इनकम और आपके आवेदन करने की प्रक्रिया और आपका कॉलेज, ये मेन मैटर करता है। लेकिन फिर भी ये एलिजिबिलिटी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर इससे कम भी है तो इन दोनों को लेकर बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे भी आप कम बनवा लोगे और इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे अगला है कि आपका जो है आपका परसेंटेज जो है अटेंडेंस का वो 75% होना चाहिए। मान लो कि अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो पिछला आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा। मान लो कि आप थर्ड सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो या अगले साल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पिछले साल में सपोज आप बीए सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो बीए फर्स्ट ईयर का आपका अटेंडेंस देखा जाता है। देखो बच्चों मैं फिर से बता दूं कि यह एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि अगर ऐसा नहीं फुलफिल कर रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जस्ट एक एलिजिबिलिटी है जो कि ऑफिशियली बताई गई है और मेरा कर्तव्य है कि पहले मैं आपको ऑफिशियली चीजों को बताऊं। बाकी मैं अगर आपको इसका कंक्लूजन बताऊं तो भाई अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, आपका परसेंटेज कम भी है, आपका इनकम लेकिन कम होना चाहिए, ये मेन मैटर करता है। इनकम जो है मैटर करते हैं, इसको कम बनवा लेंगे तो ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन किसी किसी प्रोफेशनल कोर्स में लाइक अगर आपका बीएड है तो बीएड में क्या कहते हैं हम लोग जो है बीएड में कहते हैं भाई कि अगर आपने बीए किया है या आपने जो भी यूजी कोर्स किया है उसमें आपका 50% होना ही चाहिए, तो वरना नहीं आएगी स्कॉलरशिप। ये होता है, कई बार अखबारों में भी आता है कि आपका परसेंटेज कम है इसलिए आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, अब आपने एलिजिबिलिटी समझ लिया। इसके बाद आप ये जान लीजिए कि अब जो है आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि मैं यहाँ पे आप सभी को सुझाव देना चाहता हूँ कि आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म जो होगा वो किसी जानकार किसी एक्सपर्ट साइबर कैफे से ही भरवाइएगा, अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप रहती मतलब नहीं आ पाएगी। क्योंकि सही तरीके से अगर फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ऑन टाइम फॉरवर्ड करने का तरीका, उसको एक बार आपको देना फिर उसको फाइनल सबमिट करना, अगर एक्सपर्ट कोई साइबर कैफे है तो उसी से भरवाइएगा, अदरवाइज आप दिक्कत में आ सकते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। याद रखिएगा आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, उसी पर ओटीपी जाता है और वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, यानी कि आपका मोबाइल नंबर से वो लिंक होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, उस पर ओटीपी जाता है, तो जरूरी है। उसके बाद यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का इनकम सर्टिफिकेट जो है जो कि आपका लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट बनवा लेंगे तो गुड एंड वेल। हालांकि याद रखिएगा भाई कि आपका इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं बनता है, आपके फादर का बनता है, और इनकम सर्टिफिकेट जितना कम दिखाएंगे आपके यूपी स्कॉलरशिप आने के हाईली चांसेस रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, हाँ लेटेस्ट अगर 1-2 साल का भी है तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन लेटेस्ट करवा लेंगे तो गुड एंड वेल। एक बार आप इसके बारे में साइबर कैफे से पता कर लीजिएगा जरूर। दूसरी बात, कास्ट सर्टिफिकेट, मान लीजिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी एससी एसटी से हो तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना लेटेस्ट बनवा लेना। हालांकि मैं इन दोनों के बारे में सुझाव देना चाहता हूं कि एक बार आप एलिजिबिलिटी के बारे में जो है ये तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन फिर भी साइबर कैफे से और अपने कॉलेज से पता कर लोगे तो गुड एंड वेल। अगली चीज कि लास्ट एग्जाम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम का मार्कशीट, मान लो आप यूजी में अप्लाई कर रहे हो तो 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आप पीजी में अप्लाई कर रहे हो तो यूजी की मार्कशीट होनी चाहिए। यानी कि अगर आप थर्ड सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हो तो या तो सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट रहा है या रोल नंबर वगैरह काम चल जाएगा। मेन चीज आता है फीस रिसिप्ट, क्योंकि देखिए फीस रिसिप्ट ही बताता है कि आपने कितना यूनिवर्सिटी को दिया है, कॉलेज को दिया है और कितनी आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो फीस रिसिप्ट, मान लो कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हो, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम पे आपकी कितनी फीस लगी थी वो फीस रिसिप्ट आपको वहां दिखानी पड़ेगी, ऑनलाइन सबमिट करना होता है। एक फीस का एक नंबर होता है, डिजिट होता है, कोड आपको वहां पे भरना होता है, वो आपको साइबर कैफे बताएंगे और उसका एक फोटो कॉपी भी आपको अपने कॉलेज में जमा करना होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फीस रिसिप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं, कई सारे बच्चों को मन डाउट होता है कि सर मैंने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया है तो क्या हॉस्टल की भी फीस मिलेगी? नहीं, बस आपको वही फीस मिलेगी जो आपने कोर्स में, मतलब आपने मान लो कि आपने एडमिशन कहीं लिया, आपकी फीस उसमें 20,000 रुपए फीस लगी, 20,000 रुपए, अब वो 20,000 रुपए का ही फीस रिसिप्ट आप दिखाओगे, मतलब ठीक है, हॉस्टल और अदर फैसिलिटी का नहीं, केवल कॉलेज का फीस। ठीक है, उसके बाद बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए। और मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप जिस भी, मान लो कि सपोज मान लो आप गाजीपुर के रहने वाले हो, आप वाराणसी आगे पढ़ रहे हो, तो वाराणसी में कहीं आसपास कॉलेज कैंपस में ही
अपना खाता खुलवा लीजिए और बैंक पासबुक आपको मिल जाएगा। मतलब मेरी आप सभी से एक एडवाइस है कि आमतौर पे क्या होता है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं उनके कैंपस के अंदर या कैंपस के आसपास बैंक होता है। प्रयास करें कि अगर आसपास बैंकों में खाता खुलवा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी एक बार सुझाव के लिए अपने कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये अलग अलग वेरी करता है। और अगर नियरेस्ट कॉलेज के पास अगर बैंक है तो वहां खाता खुलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना सेविंग अकाउंट खुलवा करके उसी का पासबुक लगा दीजिएगा, बैंक डिटेल अगर है पहले से भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ खुद का अकाउंट नंबर खुद का पासबुक होना चाहिए। पेरेंट के अकाउंट से काम नहीं चलेगा। फोटो सिग्नेचर आप सब जानते हैं कि आजकल हर फॉर्म में फोटो और सिग्नेचर लगता है लेटेस्ट वाला। और हाँ एडमिशन का प्रूफ मान लीजिए अगर आपके पास आईडी कार्ड आपकी बन गई है तो उसका आप जो है न्यू 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 बच्चों के लिए एडमिशन का प्रूफ आईडी कार्ड वगैरह दिखा सकते हो। अगर नहीं भी है तो काम चल जाएगा। एक बार इसके बारे में साइबर कैफे और कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा कि सर क्या स्कॉलरशिप में आईडी कार्ड लगाना है या फिर ये सबसे काम चल जाएगा। इसके बारे में कॉलेज से संपर्क कर लोगे। ये स्पेशली नए बच्चों के लिए है आईडी प्रूफ में, ठीक है। तो आई होप कि आप डॉक्यूमेंट के बारे में समझ गए होंगे। अगली बात आती है जो कि बच्चों इस बार यूपी स्कॉलरशिप में एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उसका नाम है OTR, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। हालांकि इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी होती है। यहाँ पे भी आपके ईमेल पे भी जाता है ओटीपी जाता है और आपके मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी जाता है। तो आपका ओटीआर होगा वन टाइम। अगर आपका वन टाइम ओटीआर कर दोगे ना तो नेक्स्ट टाइम से जब आपको यूपी स्कॉलरशिप का सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या अगले सेमेस्टर में भरना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। बड़ा बढ़िया रहता है कि ओटीआर की हो तो आपकी डिटेल गवर्नमेंट के वेबसाइट पे फीड है, बहुत जो है मतलब आसान प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसलिए ओटीआर करिएगा आप लोग। हालांकि मैं फिर से आपको सुझाव दे रहा हूँ भाई कि किसी जानकार साइबर कैफे से इस बारे में संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ अब आती है कि सर इस यूपी स्कॉलरशिप कब आती है और फीस कितना हमको मिलता है यूपी स्कॉलरशिप के माध्यम से। और ये कुछ स्टेप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यानी कि मैं आपको बताऊंगा अब कि आपको कितना जो है यूपी स्कॉलरशिप आपकी मिलती है और आपको कितने स्टेप्स में स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी भाई कि बच्चों अगर आप अपने विश्वविद्यालय कॉलेज में पहुंच चुके हो तो हमारा एक डीएनए सबमिटर प्रोग्राम चलता है। यानी कि आफ्टर एडमिशन हम लोग हर कैंपस में बच्चों से मिलने जाते हैं। तो अगर आपकी भी इच्छा है हमसे मिलने की हमारी टीम से तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। इस फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आपको अपना नाम बताना है, आपका कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर, आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है, आपकी रिजल्ट रैंक क्या था वहां पे यूनिवर्सिटीज में, आपने कहाँ पे एडमिशन लिया बताना है और इस फॉर्म को सबमिट कर देना है और ये डिटेल हमारे पास आ जाएगा। और जैसे हम आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, आपसे मुलाकात कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमारा डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग सेमेस्टर एग्जाम्स की आपकी तैयारी करवाते हैं। तो यहाँ से आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। बाकी कोर्स की डिटेल के लिए आप हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर 6387986764 पे कॉल करके जो है कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन मुझे दी थी। अब आइए हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा एक सवाल होता है छात्रों के मन में कि सर ये बता दीजिए कि स्कॉलरशिप आती कितनी है और कब आती है। तो देखिए बच्चों आमतौर पे मान लीजिए क्या होता है, अगर मैं आपको अपना एग्जाम बताऊं, मतलब मैं अपना खुद का बताऊं, तो जब मैं 2019-20 के आसपास जब मैं अपना अंडर ग्रेजुएट कर रहा था तो जब मैंने बीए में बच्चों जब मैंने एडमिशन लिया तो उस टाइम फीस बड़ी कम होती थी। उस समय मैंने 3500 रुपए जमा किया था, ठीक है। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, किसी और की बात छोड़ दीजिए। जब मैंने 3500 रुपए स्कॉलरशिप मतलब दिया था जो है 3500 रुपए फर्स्ट ईयर में, याद रखिएगा फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था बच्चों की मुझे स्कॉलरशिप पता कितनी आई थी 8000 रुपए। 8000 जो है 8014 रुपए के आसपास कुछ मतलब आया था, मतलब 8000 रुपए आया था फर्स्ट ईयर में। फिर ध्यान सुनिएगा, जब मैंने सेकेंड ईयर में अप्लाई किया था सेकेंड ईयर में तो मेरी फीस लगी थी फिर से लगभग 3000 की 3500 रुपए के आसपास फीस लगी थी। और पता है उस समय कितनी स्कॉलरशिप आई थी, मात्र 3700 रुपए आया था, मतलब 3700 रुपए आया था। फिर से मेरी बात सुनिए, जब मैंने थर्ड ईयर में अब यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई किया था तो मेरी स्कॉलरशिप पता है कितनी आई थी, उस समय आई थी 4200 रुपए। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि इतना जान लीजिए कि अगर आपकी जो भी फीस है फीस के आसपास तो आपकी स्कॉलरशिप आई जाएगी। कभी कभी ज्यादा आता है लेकिन कम नहीं आता। मान लीजिए अगर आपकी स्कॉलरशिप आपकी फीस 20,000 रुपए है, ठीक है, तो आमतौर पे क्या होगा कि 20,000 के आसपास आ जाएगा। हालांकि कई तरह से मैटर भी करता है, कई कई प्रोफेशनल कोर्स में थोड़ा बहुत मैटर करता है, वेरी भी करता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना ये है कि आपके फीस के इर्द गिर्द आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कुछ कंफर्म नहीं बताऊंगा कि कितनी फीस आती है अकॉर्डिंग टू फीस रिसिप्ट। इसीलिए आपको फीस रिसिप्ट जो भी आप फीस पे की होते कॉलेज को, इसीलिए आपको उस फीस रिसिप्ट को जो है फॉर्म भरते समय दिखाना होता है और अपने कॉलेज में भी जमा करना होता है, ताकि गवर्नमेंट उसी फीस रिसिप्ट के जो है बेस पे बिहाफ पे आपको पैसा देगी। फीस आपकी स्कॉलरशिप आती कब है तो आमतौर पे क्या होता है देखिए,
हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको नया साल पे दे दे भाई कि चलो भाई नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है, बच्चों को हम नया साल 2026 में स्कॉलरशिप देना शुरू कर दें, या फिर वो उस मौके पे दे सकते हैं आप लोगों को, मतलब नया साल पे दे सकते हैं 26 जनवरी वगैरह के आसपास, या फर्स्ट वीक ऑफ मतलब न्यू ईयर दे सकते हैं, या फिर आपको होली के त्योहार में दे सकते हैं, या फरवरी में किसी त्योहार में दे सकते हैं। तो कहने का मतलब आमतौर पर देखा गया कि जनवरी से लेकर के और अप्रैल के बीच में, जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में कभी भी आपकी स्कॉलरशिप आती है। हालांकि उसकी जानकारी आपको कॉलेज के माध्यम से भी मिलता है, लेटेस्ट अपडेट भी आता है, पेपर वगैरह में भी नहीं निकलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ जनवरी से लेकर के अप्रैल के महीने के बीच में आपकी स्कॉलरशिप आती है, ठीक है। उसके बाद अब कितने स्टेप्स में आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है, तो देखिए सबसे पहले आप किसी जगह एडमिशन लेनी हो, फिर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। याद रखिएगा, आप पहले ऑनलाइन आवेदन करोगे साइबर कैफे से पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, फिर आपको सबमिट करना होता है। मान लीजिए कि आपने एक बार कॉलेज मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरा, एक बार आपने मिला लिया सारी डिटेल्स को, फिर आप अपने कॉलेज में सबमिट कर दोगे जाकर के। तो कॉलेज में भी पूरे कॉलेज में क्या होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों कि कॉलेज में क्या होता है कि पूरी प्रक्रिया को कॉलेज वाले क्या करते हैं, पूरा चेक करते हैं। मतलब कॉलेज वाले आपके पूरा डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे और वो समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड करते हैं आपके डिटेल को। अगर आपका सही सही डाटा है तो आपकी स्कॉलरशिप आती है। और हाँ, चेक करना पड़ता है, आप अपना स्टेटस चेक करते रहेंगे। मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, तो आप चाहोगे तो 1-2 महीने बाद अपना स्टेटस चेक करोगे लॉगिन करके यूपी जो है स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे, जो मैंने आपको दिखाया है, और आपकी स्कॉलरशिप जो है फिर आ जाती है, ठीक है। तो इतने स्टेप्स में आपके जो है यूपी स्कॉलरशिप की जो है धनराशि है, जो भी आपका पैसा होता है वो आता है। तो आई होप कि पूरी प्रक्रिया को आप समझे होंगे। थोड़ा सा मैंने वीडियो को लंबा इसलिए कर दिया ताकि कुछ भी छूटे ना और मैं आपको सारी बातें बता सकूं। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएनएस एजुकेयर।